नमस्कार दोस्तों, अभिषेक, गुड इवनिंग। कैसे हैं विद्या एजुकेशन के प्रिय छात्रों? इंडियन पॉलिटी की इस क्लास में एक बार फिर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों की जो तैयारी है वो खूब अच्छी चल रही होगी। अभिषेक, उमराना सिद्दीकी, रियाजुद्दीन अंसारी, कृष्णनंदन कुमार सिंह, ये सभी बच्चे जुड़ चुके हैं। 11 बच्चे अभी तक जुड़ चुके हैं। प्रवीण कुमार, गुड इवनिंग। प्रीति भगत, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए बच्चों, एक राजनीतिक दल का जो टॉपिक है वो बीपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो राजनीतिक दल का जो टॉपिक है उसी टॉपिक को मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। और राजनीतिक दलों के बारे में जो यहाँ पर बच्चों राजनीतिक दलों से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उन चीजों को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। राजनीतिक दल जो है, गुड इवनिंग सर, पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ क्लास होता है। तो मुझे लगता है कि पता लग रहा होगा कि क्लास जो है वो ऐप पे ही हो रही है। पीछे का सब क्लास कवर करके आज लाइव आया हो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इस बात के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो बच्चों, आज मैं आपसे जो राजनीतिक दल का जो टॉपिक है उस टॉपिक पर चर्चा करूंगा। मतलब जो अभी जो आम आदमी पार्टी को लेकर और कुछ दूसरी पार्टी को लेकर जो अभी चुनाव आयोग का जो फैसला आया है कि भारत में आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल होगी और 3 पार्टियों को राष्ट्रीय राजनीतिक दल के दर्जे से हटा दिया गया है। इसको क्या है हम लोग मैं आज आगे से डिस्कस करूंगा। तो राजनीतिक दल जो पॉलिटिकल पार्टी है बच्चों, ये पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम लोग ये समझेंगे कि राजनीतिक दल की क्या परिभाषा हो सकती है। राजनीतिक दल की जो परिभाषा है इस परिभाषा के बारे में हम लोग बात करेंगे। राजनीतिक दल की परिभाषा के बाद इस चीज को थोड़ा डिस्कस करेंगे कि राजनीतिक दल और जो आंदोलन होते हैं बच्चों उसमें अंतर क्या होता है। तो राजनीतिक दल और आंदोलन में अंतर क्या होता है, अंतर को समझेंगे। तीसरा पॉइंट हम लोग इस बात को देखेंगे कि जो राजनीतिक दल हैं राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों है। चौथा, राजनीतिक दल के कार्य क्या होते हैं। ठीक है, और भारत में राजनीतिक दलों को जो मान्यता दी जाती है राष्ट्रीय और क्षेत्रीय, उसमें 2023 में क्या स्थिति है। ठीक है, इस पर इन सब बातों को क्या हम लोग समझेंगे। और इस पर बीपीएससी के जो क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर के बच्चों, तो उस क्वेश्चन को भी क्या समझेंगे। बीपीएससी के जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को देखेंगे। राजनीतिक दल की परिभाषा, राजनीतिक दल आंदोलन में अंतर, राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों है, राजनीतिक दलों के जो कार्य है वो कार्य क्या है, और राजनीतिक दलों की जो मान्यता है राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दल की जो मान्यता है इस मान्यता को भी हम लोग क्या देखेंगे। यहाँ पर बच्चों सबसे पहले अगर हम लोग राजनीतिक दलों की बात करें तो राजनीतिक दल लोगों का संगठित समूह है। राजनीतिक दल स्वैच्छिक संगठनों की तरह ही होते हैं, लेकिन राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए समान नीतियों को अपनाते हैं। और इसीलिए बहुत बड़े राजनीतिक विचारक और कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी के, कंजर्वेटिज्म के बहुत ही पिता माने जाने वाले एडमंड बर्ग ने कहा था कि पार्टी एज ए बॉडी ऑफ मैन यूनाइटेड, पार्टी जिसको हम लोग कहते हैं लोगों का ऐसा निकाय है जो यूनाइटेड होती है अपॉन सम पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स अपॉन व्हिच दे ऑल एग्री। मतलब लोगों का ऐसा निकाय है जो कुछ सिद्धांतों पर, जो कुछ राजनीतिक सिद्धांतों पर सहमत हो, उसके आधार पर राजनीतिक दल क्या बनते हैं। कई बार यह भी कहा जाता है कि राजनीतिक दल सत्ता प्राप्ति के उद्देश्य से बनते हैं, ये बात भी राजनीतिक दलों के संदर्भ में ठीक है। और इसके साथ ही भारत के संविधान की बात करें तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, मूल संविधान में राजनीतिक दलों का उल्लेख नहीं था। जो 52वां संविधान संशोधन 1985 था जिसमें दल बदल विरोधी प्रावधानों को 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया, दरअसल उसमें राजनीतिक दल शब्द का क्या प्रयोग किया गया, एक तो ये बात है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 का सेक्शन 29A, ये राजनीतिक दलों का पंजीकरण का काम, उनका रजिस्ट्रेशन का काम भारत का चुनाव आयोग करेगा, इस बात को स्पष्ट करता है। तो ये राजनीतिक दलों के परिभाषा के संदर्भ में क्या हम लोग बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों पहला जो डायमेंशन है कि भाई राजनीतिक दल कहते किसको है। राजनीतिक दल की जो परिभाषा है इस परिभाषा को हम लोग देखें। राजनीतिक दल की परिभाषा में जैसा मैंने कहा कि हम लोग एडमंड बर्ग को, जो एडमंड बर्ग है इनको क्या हम लोग देख सकते हैं। एडमंड बर्ग ने क्या कहा था, एडमंड बर्ग ने कहा था कि राजनीतिक दल जो होते हैं वो लोगों के एक ऐसे निकाय के रूप में कहे जा सकते हैं जिसमें कुछ निश्चित राजनीतिक सिद्धांतों के आधार पर उनके बीच में एकता स्थापित होती है। तो राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा निकाय है जिसमें कुछ निश्चित सिद्धांतों के आधार पर, राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा निकाय है जिसमें कुछ निश्चित सिद्धांतों के आधार पर, जो कुछ निश्चित सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के आधार पर संगठित किया जाता है। ठीक है, दूसरी बात यहां पर यह है कि राजनीतिक दल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप हैं, वे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। ये भी यहां पर बात ध्यान में रखने की है कि जिनको हम लोग
राजनीतिक दल कहते हैं वो क्या है? ये लोगों के संगठित समूह हैं, लोगों के संगठित समूह हैं, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है ये। मतलब बिना किसी सिद्धांत के इकट्ठा हुए लोगों के जमावड़ा को राजनीतिक दल नहीं कहेंगे, बिकॉज दे आर ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, हेंस दे आर डिफर फ्रॉम द पॉलिटिकल मूवमेंट्स, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, इससे वे अलग हो जाएंगे। फिर इसके साथ ही राजनीतिक दल जो हैं वे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, स्वैच्छिक संगठन है। स्वैच्छिक संगठन मतलब आप इसमें कोई कंपल्शन का कोई तत्व नहीं डाल सकते। तो यहां पर हम लोग ये कहेंगे कि ये क्या है? वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, स्वैच्छिक संगठन है, और ये सत्ता प्राप्त करने के लिए, तीसरी बात यहां पर, अगर हम लोग इसको पहली बात कहें, इसको दूसरी बात कहें, तो एक तीसरी बात भी यहां पर है, ये सत्ता प्राप्त करने के लिए समान नीतियों को क्या अपनाते हैं? सत्ता प्राप्त करने के लिए समान नीतियों को क्या अपनाते हैं? राजनीतिक दलों के बारे में चौथी बात भी मैंने कही, और वो बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि मूल जो संविधान था हमारा, मूल संविधान में राजनीतिक दलों का कोई उल्लेख नहीं था। भारत के मूल संविधान की बात कर रहा हूं। दरअसल यहीं पर एक पांचवी बात भी आ गई कि 52वां संशोधन 1985 के द्वारा जो 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी प्रावधानों की जोड़ी गई, ये दल बदल विरोधी जो प्रावधान थे, इन प्रावधानों की वजह से ही, ये जो प्रावधान थे, इन प्रावधानों की वजह से ही राजनीतिक जो दल हैं, इन दलों को क्या है, भारत के संविधान में इनका उल्लेख क्या हुआ। यह है बच्चों राजनीतिक दलों का एक, और इसके साथ ही एक और बात है जो हम लोग यहां पर ये कहेंगे कि अगर ये बात पांचवी है, ये बात पहली है, ये दूसरी है, यह बात क्या है, तीसरी है, ये चौथी है, ठीक है, तो एक छठवीं बात भी आपको यहां पर जोड़ लेनी चाहिए, और वो छठवीं बात यह है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 का सेक्शन 29A जो है, यह भारत के चुनाव आयोग को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसको राजनीतिक दलों के पंजीकरण का अधिकार क्या है, देता है। मतलब भारत निर्वाचन आयोग को, जो भारत का निर्वाचन आयोग है, इस निर्वाचन आयोग को मान्यता देता है, पंजीकरण और मान्यता की शक्तियां क्या देता है, पंजीकृत करने की शक्ति प्रदान करता है। एक और बात ध्यान में देना है कि जो इलेक्शन के रूल्स हैं बच्चों, यहां पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट नहीं, बल्कि जो चुनाव चिन्ह, चुनाव इलेक्शन सिंबल्स जो रूल्स हैं 1968 के, उसके तहत राजनीतिक दलों को मान्यता मिलती है। मान्यता राष्ट्रीय स्तर की या क्षेत्रीय स्तर की मिलेगी, तो मान्यता, रिकॉग्निशन अलग चीज है, रजिस्ट्रेशन अलग चीज है। रजिस्ट्रेशन सेक्शन 29A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट, आरपीए का भाई फुल फॉर्म क्या है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट, इसके तहत राजनीतिक जो दल हैं, इन राजनीतिक दलों को रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो पीपुल्स एक्ट है, इसके तहत जो है राजनीतिक दलों को क्या है, मान्यता क्या मिलती है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों। राजनीतिक दलों की परिभाषा के संदर्भ में ये बात आपको ध्यान रखनी है। नोट कर लीजिए, अनिता, सोनू, पूनम, निशा, आशु, गुड़िया कुमारी, इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया बच्चों? नोटेड है, मैं क्या हूं, नोट हो गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, राजनीतिक दल और आंदोलन में क्या अंतर होता है, दूसरा पॉइंट। राजनीतिक दल और आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन में अंतर क्या होता है, ठीक है। 6 नंबर को रिपीट करना है। मैंने आपसे कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत भारत निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है। ये छठवां पॉइंट है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत भारत निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को क्या करता है, पंजीकृत करता है, ठीक है। मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, राजनीतिक दल और राजनीतिक आंदोलन में क्या अंतर होता है, ठीक है। देखो, जो राजनीतिक दल होते हैं ना, ये संगठित होते हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। जो राजनीतिक आंदोलन होते हैं, ये स्वतः स्फूर्त होते हैं। जैसे 2019-20 का किसान आंदोलन,
इनमें जो व्यवस्था आती है उसके बाहर आती है, ये खुद से व्यक्त हो जाते हैं। राजनीतिक दलों का जो उद्देश्य होता है वह सत्ता प्राप्ति भी होता है, सरकार का गठन करना भी होता है। जो राजनीतिक आंदोलन होते हैं इनका उद्देश्य व्यवस्था परिवर्तन होता है। इनका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य व्यवस्था परिवर्तन, नीति परिवर्तन, कानून का परिवर्तन होता है। ठीक है। जो राजनीतिक दल होते हैं ये कई तरह के होते हैं। मतलब राजनीतिक दलों का जो वर्गीकरण है वो हम लोग कई बार कहते हैं मास पार्टी, कैडर बेस्ड पार्टी, इस तरह से राजनीतिक दलों का जो वर्गीकरण है वो वर्गीकरण क्या है किया जाता है। राजनीतिक दलों के आधार पर सिस्टम क्या है बनते हैं। जैसे कि राजनीतिक जो दल हैं कैडर एंड मास पार्टी, कैडर एंड मास पार्टी। फिर इसके साथ ही रिप्रेजेंटेटिव एंड इंटीग्रेटिव पार्टी। इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल एंड रिवोल्यूशनरी पार्टी, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फिर इसी तरह से इसके अलावा राजनीतिक दलों को लेफ्ट विंग एंड राइट विंग। कुछ पार्टियां ऐसी होती हैं जिनको हम लोग ये कहेंगे कि वे कैडर पार्टी हैं। जैसे भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये कैडर बेस्ड पार्टी है। कांग्रेस पार्टी जो भारत में रही है वह मास पार्टी रही है, जो एक बहुत बड़े जनसमूह को क्या है अपने साथ जोड़ती है। फिर प्रतिनिधिक एवं समावेशी राजनीतिक दल। फिर इसके साथ ही संवैधानिक एवं क्रांतिकारी दल, वामपंथी एवं दक्षिणपंथी राजनीतिक दल। अगर हम लोग आंदोलनों की बात करें तो आंदोलन राजनीतिक होते हैं। राजनीतिक आंदोलन व सामाजिक आंदोलन। ठीक है बच्चों, ये बेसिकली अंतर है। वीडियो रुक गया है पूनम कुमारी, और लोगों का भी वीडियो रुक गया बच्चों। ओके, ये नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, नोटेड है बच्चों, राजनीतिक दल और राजनीतिक आंदोलन। ठीक है, फिर इसके साथ ही बच्चों एक तीसरा पॉइंट मैंने आपसे ये कहा कि भाई राजनीतिक जो दल है उनकी जरूरत क्यों है। तो इस पॉइंट को आप ऐसे समझें, तीसरा पॉइंट, राजनीतिक जो दल हैं की जरूरत क्यों है, इसको आप समझिए। देखिए, अगर मैं कहूं कि लोकतंत्र और चुनाव के बीच में क्या संबंध होता है, तो देखो लोकतंत्र जो है बच्चों वो दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जहां पर सीधे लोग क्या है फैसले करते हैं, और दूसरे प्रकार का क्या होता है प्रातिनिधिक लोकतंत्र, जहां पर सीधे लोग नहीं बल्कि उनके जो प्रतिनिधि हैं ये प्रतिनिधि क्या है फैसले करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी,
एंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी। यहां पर जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है इसमें सीधे जनता फैसले करती है, और इसीलिए आप देखेंगे कि यहां पर किसी बात पर फैसला करने के लिए जनमत संग्रह रेफरेंडम के अलावा प्लेबिसाइट, लोकमत, कानून बनाने के लिए पहल, इनिशिएटिव, फिर इसके साथ ही प्रत्याह्वान, वापस बुलाना, ये तरीके प्रत्यक्ष लोकतंत्र के तरीके हैं। जैसे रेफरेंडम, इसके साथ ही प्लेबिसाइट, इनिशिएटिव, और इसके साथ ही रिकॉल, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र के तरीके हैं। जैसे आज भी किसी विशेष मुद्दे पर, जैसे भारत में और पाकिस्तान में कौन सा हिस्सा शामिल होगा, आपने आजादी के समय देखा जब बंटवारा हो रहा था तो वहां पर जनमत संग्रह कराया गया। तो अभी भी कुछ मुद्दों पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र के तरीकों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो प्रातिनिधिक लोकतंत्र है इसमें सीधे जनता भागीदारी नहीं करती, सीधे जनता नहीं, बल्कि उनके जो प्रतिनिधि हैं वो प्रतिनिधि निर्णय लेते हैं, प्रतिनिधि उनकी तरफ से निर्णय लेते हैं। अच्छा, प्रतिनिधि उनकी तरफ से निर्णय लेंगे तो ये प्रतिनिधि उनकी तरफ से क्या निर्णय लेंगे और कैसे निर्णय लेंगे? ये जो प्रतिनिधि उनकी तरफ से निर्णय लेते हैं ये चुनाव के द्वारा आते हैं, इलेक्शन के द्वारा। इसका मतलब यहां पर बच्चों ये है कि लोकतंत्र के लिए चुनाव जरूरी नहीं है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र बिना चुनाव के चलता है। लेकिन जो प्रातिनिधिक लोकतंत्र है वो बिना चुनाव के चल ही नहीं सकता। और चुनाव में आप चुनेंगे कैसे? चुनाव में या तो आप निर्दल व्यक्ति को चुने, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को चुने, या चुनाव में आप किसी पार्टी से, किसी दल से संबद्ध व्यक्ति को चुने। अब इसमें हमें फर्क क्या पड़ेगा? अगर हम निर्दल व्यक्ति को चुनेंगे तो पूरे देश में अलग अलग निर्दलीय, या पूरे प्रदेश में अलग अलग निर्दलीय लोग होंगे जिनके आपस में विचार नहीं मिलेंगे। इसलिए नीतियों के बदलाव के बारे में, नीतियों की एकता के बारे में चुनावी जो लोकतंत्र होता है, प्रातिनिधिक लोकतंत्र होता है, उसमें राजनीतिक दलों का होना जरूरी होता है। अगर मैं ये कल्पना करूं कि राजनीतिक दल नहीं होते तो क्या होता? जैसे कि अगर बिहार में राजनीतिक दल नहीं होते, आप इसके बारे में सोचिए कि अगर आज बिहार में राजनीतिक दल नहीं होते तो बिहार विधानसभा के चुनाव में फिर क्या होता? न जेडीयू है, न आरजेडी है, न बीजेपी है, न एलजेपी है, न ही रालोसपा है, और न ही सीपीआई है। तो सारे लोग निर्दल होते, सारे लोग इंडिपेंडेंट होते। तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के होने से क्या नुकसान होता? इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के होने से नुकसान यह होता कि पूरे प्रदेश में एक प्रकार की नीतियों की बात नहीं होती। जैसे कि शराबबंदी को लेकर जो मुआवजे पर विभिन्न राजनीतिक दल आज बिहार में श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो राजनीतिक दल एक भाषा बोलते हैं, उनकी नीतियों पर जो उनका दृष्टिकोण होता है वो एक समान होता है। लेकिन अगर राजनीतिक दल नहीं होते तो ऐसी स्थिति में क्या होता? ऐसी स्थिति में अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें करते। तो अगर राजनीतिक दल नहीं होते, यहां पर अगर हम लोग बात करें कि राजनीतिक दलों के होने से नीतिगत एकता एवं नीतिगत बदलाव आसानी से होता है। इसलिए राजनीतिक दलों की जरूरत है। यहां पर राजनीतिक दल नहीं होते, जैसे कई बार जब आप हायर लेवल की किताबें पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस में, तो कई लोग कहते हैं कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की वजह से ही बहुत सी समस्याएं हैं। जैसे आप देखेंगे कि भारत में कुछ ऐसे लोग थे जैसे महात्मा गांधी, भारत में इसी तरह से जयप्रकाश नारायण, इन्होंने पार्टी लेस डेमोक्रेसी की बात की। ये दल विहीन लोकतंत्र की बात कर रहे थे, ये ध्यान रखना। इसका मतलब कि ये कह रहे थे कि लोकतंत्र की तमाम बुराइयों की जो जड़ है वो पार्टी है। इसलिए ये मत कहना कि नहीं ये सब होता ही नहीं या हो ही नहीं सकता। दल विहीन पार्टी लेस डेमोक्रेसी की बात की गई। और हमारे पंचायत के और नगर पालिका के पंचायत के इलेक्शन में कोई भी पार्टी जो है वो गांव में जाकर चुनाव नहीं लड़ती। दरअसल जो कैंडिडेट होता है वो भले ही कहे कि हम इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बिहार में पंचायत का इलेक्शन होगा, सरपंच जी के इलेक्शन, मुखिया के इलेक्शन में वहां पर आरजेडी, जेडीयू, ये बाद में उच्च पदों के बारे में बोलते हैं कि हमारे लोग जीत गए, लेकिन अभी भी वो चुनाव क्या होता है? दल विहीन होता है, निर्दल होता है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि विदाउट पॉलिटिकल पार्टी यू कांट इमेजिन अबाउट द डेमोक्रेसी। आप ये नहीं कह सकते, आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि लोकतंत्र जो है वो इसके बगैर क्या संभव नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब कि क्या फायदा होता है? तो दरअसल चुनाव में राजनीतिक दल क्या होते हैं? एक नीतियों की बात करते हैं। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक प्रकार की नीतियां क्या बनती हैं। इसलिए आपको यह भी बताना है कि दल विहीन लोकतंत्र की भी बात लोगों ने की है। चौखंबा राज्य की बात राम मनोहर लोहिया कहते हैं, और चौखंबा राज्य में वो पार्टी को नहीं रखते। मानवेंद्र नाथ राय ने भी जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात की है उसमें उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी को नहीं रखा। लेकिन यहां पर बच्चों बात ध्यान रखने की है कि पॉलिटिकल पार्टीज के होने से रिलेटिव एडवांटेज होता है। हालांकि बहुत सी बुराइयां भी पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से ही लोकतंत्र में आती है, ये भी बात है। बहुत सारी समस्याएं भी राजनीतिक, जैसे एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल साइंस में डिबेट है कि राजनीतिक दलों की वजह से ही कुछ चीजें क्या आती हैं। इसके साथ ही जो पॉलिटिकल पार्टी है, एक दूसरी बात भी बच्चों यहां पर ध्यान रखना है, और दूसरी बात क्या है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब वो राष्ट्रीय एकता को व्यक्त करती हैं, वो पूरे देश में एक तरह की क्या बात करेंगी। इसलिए राजनीतिक दलों की जरूरत इन कारणों से क्या होती है, बात समझ में आ गई? तो ये आपको क्या है, मैंने डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब जैसे अगर हम लोग इंडिया में बात करें तो हम लोगों के यहाँ प्रातिनिधिक लोकतंत्र है, जो संसदीय लोकतंत्र है, और जो अध्यक्षीय लोकतंत्र है। ये दोनों लोकतंत्र क्या है? संसदीय लोकतंत्र जो है वो क्या है? प्रातिनिधिक क्या है? लोकतंत्र है। ये बात आपको क्या ध्यान में रखना है, ठीक है? ये क्लियर हुआ बच्चों? आगे बढ़ो, मैं नोट कर लिया आप लोगों ने राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों है, इस बात को नोट किया आपने? जल्दी बताइए मुझे। सीधे जनता नहीं बल्कि प्रतिनिधि उनकी तरफ से निर्णय लेते हैं,
इसको वापस बुलाना। अपने प्रतिनिधि मतलब जिनको जो डिसीजन ले रहे हैं उनको वापस बुलाना। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 तरीके हैं: जनमत संग्रह, लोकमत, पहल और प्रत्यावान। कोई एक पॉइंट नहीं समझ में आया तो बात समझ में आती है। अगर पूरा समझ में नहीं आया है तो मेंटोस लीजिए और मेंटोस लेकर दिमाग को थोड़ा सा और क्या है, और इस वीडियो को पीछे जाकर देखिए। अगर पूरा समझ में नहीं आया है तो ये पॉसिबल नहीं है कि फिर से इसको रिपीट करके बताया जाए, क्योंकि सामने जो लिखा हुआ है अगर ये दिमाग में नहीं घुस पा रहा है तो भाई फिर बड़ी मुश्किल है, तब तो होपलेस केस है ये। ठीक है, एक दो पॉइंट जो है अगर समझ में नहीं आया तो बच्चे उसको पूछते हैं। यहां पर नेक्स्ट जो है राजनीतिक दलों का जो कार्य है, चौथा, राजनीतिक दल का जो कार्य है, इस कार्य के बारे में भी आपको क्या करना कि ये है दलविहीन लोकतंत्र किसमें होगा सर? दलविहीन लोकतंत्र प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, उसमें पार्टी नहीं होती है। और दलविहीन लोकतंत्र की परिकल्पना कई लोगों ने की, महात्मा गांधी ने की और लोगों ने की। ठीक है, इसमें कौन सी ऐसी टेक्निकल बात है? पार्टी जब जहां पर सीधे जनता ही क्या है सारे फैसले कर रही है, जहां पर लोग इकट्ठा होकर अपने सारे निर्णय कर ले रहे हैं। जैसे प्राचीन एथेंस में, जो प्राचीन एथेंस था, वहां पर एग्जाम्पल ये दिया जाता है कि वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र था। भारत में भी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व ऐसे शासन प्रणालियों का जिक्र मिलता है जहां पर हजारों लोग इकट्ठा होकर निर्णय कर लेते थे। तो जितनी आबादी है वहां पर क्या है कि जितनी आबादी है उतनी आबादी को क्या है इकट्ठा कर लिया जाए, और छोटी मोटी संख्या बहुत ज्यादा ना हो। जैसे भारत की तरह 143 करोड़ आबादी और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी रखने वाले देश में आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं ला सकते, क्योंकि वहां लोगों को इकट्ठा करके आप ये नहीं पूछ सकते कि बताइए इस पर क्या फैसला किया जाए। जहां पर 1000 लोग हैं, 800 लोग हैं, 500 लोग हैं, वहां पर किसी प्रतिनिधि को चुनने की जरूरत नहीं, आप सीधे बुलाइए, उसे पूछिए कि क्या करना है और फैसला क्या हो जाएगा। तो अब इसके साथ ही क्या है कि ये है, तो इसलिए यहां पर बच्चों क्या है राजनीतिक दलों के कार्य के संदर्भ में क्या है, यहां पर हम लोग देखते हैं कि राजनीतिक दलों के कार्य क्या है। राजनीतिक जो दलों के कार्य, सबसे पहला कार्य क्या है कि चुनाव भागीदारी, इलेक्शन में रिप्रेजेंटेशन, चुनाव भागीदारी। राजनीतिक दलों का एक कार्य इलेक्शन में रिप्रेजेंटेशन करते हैं। राजनीतिक दल इसके साथ ही लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए बीजेपी को लोगों ने वोट दिया, तो बीजेपी ने जो 3 मुद्दे लोगों के सामने रखे कि हम धारा 370 को निष्प्रभावी कर देंगे, इसके साथ ही हम राम मंदिर बनाएंगे, और हम इसके साथ ही समान नागरिक संहिता लाएंगे। तो जब किसी पॉलिटिकल पार्टी को लोग बहुत बड़ी संख्या में सीटें देते हैं, इसका मतलब क्या है कि उस पॉलिटिकल पार्टी ने जो मुद्दे उठाए हैं लोगों ने उस पर मोहर लगा दी। इसलिए राजनीतिक दल जो होते हैं वो लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं मुद्दों के संदर्भ में और दूसरे आधार पर। फिर इसके साथ ही राजनीतिक दल जो होते हैं ये नीतियों एवं कार्यक्रमों का निर्धारण करते हैं। जैसे कि जेडीयू को लग रहा था बिहार में कि शराबबंदी की जो नीति है, ये शराबबंदी की नीति लागू करना चाहिए, उसने लागू किया, और उसे ये भी कहीं ना कहीं लगता है कि इससे उसे कम से कम महिलाओं का भारी समर्थन मिलेगा। तो वो नीतियों और कार्यक्रमों का निर्धारण भी करते हैं। कानून बनाने में उनकी निर्णायक भूमिका होती है, कानून निर्माण में उनकी जो भूमिका होती है वह निर्णायक भूमिका होती है। फिर इसी तरह से सरकार बनाने और चलाने का काम करते हैं। सरकार बनाने और चलाने का कार्य करते हैं। शासन में वो मतलब सत्ता पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों की भूमिका अदा करते हैं। फिर इसके साथ ही वे जनमत निर्माण की भूमिका अदा करते हैं। जनमत निर्माण, ओपिनियन बिल्डिंग, राजनीतिक प्रशिक्षण की भूमिका भी अदा करते हैं। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, कल्याणकारी कार्यक्रमों तथा लोगों तक पहुंचने का कार्य करते हैं। कल्याणकारी कार्यक्रमों तथा लोगों तक पहुंचने का कार्य करते हैं। इसके साथ ही कई बार वे सामाजिक सांस्कृतिक कार्य भी करते हैं। कंबल बांटने से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन जो है वो भी करते हैं। और इसके साथ ही वे पार्टी से जुड़े हुए दलीय कार्य भी होते हैं, दलीय संगठन का कार्य होता है, उसको भी करते हैं। यह राजनीतिक दलों के कार्य, इसको नोट कर लीजिए। और अगर किसी विद्यार्थी को समझ में नहीं आया है तो पूछ भी सकते हैं। ठीक है बच्चों।
8 नंबर पर लिखा है राजनीतिक प्रशिक्षण, पॉलिटिकल ट्रेनिंग। आप में से कोई ऐसा तो नहीं है जो अभी ग्रेजुएशन के पहले मतलब 12th स्टैंडर्ड में है और क्लास कर रहा है? क्या आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जो अभी ग्रेजुएशन में नहीं है बल्कि कक्षा 11 या कक्षा 12 में है जो क्लास कर रहा है? कौन? नहीं, पार्ट 2 में नहीं। मैं ऐसे स्टूडेंट को पूछना चाहता हूं जो कोई कक्षा 11 या कक्षा 12 का तो नहीं है। जनमत निर्माण में जैसे क्या है कि मुद्दों को क्या है लोगों के सामने उठाते हैं और उन मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते हैं और लोगों से क्या है उस राय पर सहमति हासिल करते हैं। लोगों से उस राय पर क्या है सहमति हासिल करते हैं। ठीक है, इसलिए क्या है राजनीतिक दल, जैसे मान लीजिए कि शराबबंदी जो है वो ठीक है नहीं ठीक है, इस मुद्दे को किसी राजनीतिक दल ने बिहार में उठाया और इस मुद्दे को उठाने के बाद लोगों की उस पर क्या राय है, इसके आंदोलन कोई हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ, कितने लोग उसमें आए, इससे पता लगेगा। और उसके बाद क्या सहमति क्या है कि इसके बाद अगर लोग ये लगेगा तो यहां पर उसको ओपिनियन का जनमत निर्माण कहा जाता है। इसका मतलब जनता के मत का निर्माण करते हैं। जैसे जनता के मत का निर्माण क्या, बीजेपी ने जनता के मत का निर्माण किया कि एक हिंदू बहुसंख्यक देश में भले ही धर्मनिरपेक्षता की नीति है लेकिन राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। तो यहां पर बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी ने ओपिनियन बिल्ड किया, पब्लिक ओपिनियन का बिल्ड किया। इसका मतलब राजनीतिक दल कई बार कुछ नई चीजों को लाकर जनमत निर्माण करते हैं। जीएसटी आ जाना चाहिए तो जीएसटी के बारे में क्या है राजनीतिक दल पक्ष में बात करेंगे, कुछ उसके विपक्ष में बात करेंगे। इस तरह से आप देखेंगे कि राजनीतिक दल लोगों के सामने विभिन्न मुद्दों को रखते हैं और अपनी बात को क्या है यहां पर अपनी बात को क्या है वे क्या है रखते हैं और लोगों की प्रतिक्रिया लेते हैं और इसके साथ ही कई बार लोगों के ओपिनियन को बिल्ड कर देते हैं। जैसे आप देखिए कि अगर हम लोग यहां देखें तो भारत में जो राजनीतिक दल है, राजनीतिक जो दल है, ये राजनीतिक दल जो है कि बीजेपी का ये कहना है कि रेवड़ी संस्कृति नहीं होनी चाहिए भारत में, ठीक है। लेकिन आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि भाई बिजली, सड़क, पानी जो है, शिक्षा जो है, अगर इसमें कोई सरकार बहुत छूट दे रही है, सड़क, पानी, शिक्षा और इसके साथ ही स्वास्थ्य, इन पर कोई सरकार अगर छूट दे रही है तो यहां पर क्या है कि उसको हम जरूरी मानते हैं, उसको हम गरीबी निवारण में सहायक मानते हैं। तो अब यहां पर वे क्या है इसको लेकर कई बार जनता के सामने जाते हैं और कहते हैं आप बताइए मोदी जी ऐसा कर रहे हैं। तो राजनीतिक दल सड़क से जुड़े हुए, पानी से जुड़े हुए, शिक्षा से जुड़े हुए, स्वास्थ्य से जुड़े हुए, जो सब्सिडी दिया जाए नहीं दिया जाए, मुफ्त की चीजें दी जाए नहीं दी जाए, राजनीतिक दल इस बात को क्या करते हैं लोगों के सामने ले जाते हैं और लोगों के सामने ले जाकर उनसे पूछते हैं कि बताइए इस पर आपकी क्या राय है। तो जब अगर बहुत बड़ी संख्या में किसी प्रदर्शन में, किसी विरोध में लोग सामने आते हैं या अपनी बात कहते हैं तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक दलों को लग जाता है कि इस पर लोग क्या है लोगों की राय उनसे मिलती जुलती है और कई बार राजनीतिक दल भविष्य से जुड़े हुए मुद्दे को सामने रखकर जनमत का निर्माण करते हैं। भाई देश में जीएसटी आना चाहिए नहीं आना चाहिए, इसको लेकर राजनीतिक दलों ने पहले क्या है एक भूमिका क्या निभाई। फिर इसी तरह से कि पाकिस्तान को लेकर क्या नीति होनी चाहिए, यहां पर अगर पाकिस्तान भारत के सुरक्षा बलों के जवानों को मार रहा है तो क्या पाकिस्तान पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसको लेकर राजनीतिक दलों ने कहा है कि जनमत निर्माण की जो चीजें थी वो की। तो इसका मतलब जनता के मत का निर्माण करना कि विभिन्न मुद्दों पर उसकी क्या राय होनी चाहिए, इसके लिए जनता के सामने मुद्दों को रखना, उन मुद्दों को रखने के बाद उनके विरोध को, उनकी स्वीकृति को समझना। अगर स्वीकृति ज्यादा है इसका मतलब कि राजनीतिक दल जनमत निर्माण करने में क्या हुए सफल हुए। फिर इसी तरह से बच्चों एक सवाल है कि भाई राजनीतिक दल प्रशिक्षण देते हैं तो जैसे कोई आईटीआई कॉलेज में जब कोई स्टूडेंट पढ़ता है तो उसको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का, औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाता है कि ऐसे मशीन चलाओ, ऐसे बिजली का काम करो। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग ले रहा है, उसी तरह से राजनीतिक दल अपने संगठन के भीतर किसी को जिला अध्यक्ष बना देते हैं, किसी को प्रदेश प्रभारी बना देते हैं, किसी को नीचे की कोई पोस्ट देते हैं, बीच की पोस्ट देते हैं, किसी को राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में। तो इसमें वो काम करने का तरीका सिखाते हैं और ये बाद में जब कोई पार्टी सरकार में आती है तो वो काम जो राजनीतिक दल इतने अनुशासित होकर इतना जब वो काम करते हैं, राजनीतिक दलों को फिर वही अनुशासित जो उनके कार्यकर्ता है वो सरकार में फिर उनके लिए कार्य करते हैं। तो इसमें ऐसा क्या समझने की बात है, मुझे तो ये नहीं समझने की राजनीतिक प्रशिक्षण शब्द भी क्या दिक्कत कर सकता है। जैसे औद्योगिक प्रशिक्षण होता है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण होता है, वैसे ही राजनीतिक दल राजनीति के क्षेत्र में निम्न और उच्च पदों पर संगठन के भीतर व्यक्तियों की नियुक्ति करते हैं। इसी तरह से कई बार राजनीतिक दल जब सरकार में होते हैं तो जो नए विधायक या नए बिल्कुल पहली बार जीत कर आए हुए विधायक या सांसद होते हैं उनको राज्य मंत्री बना देते हैं, उनको कैबिनेट मंत्री नहीं बनाते, उनको पहले छोटा पद देते हैं, उनको इस तरह से उनको देखते हैं कि इस पर काम कर पाएंगे और उनको बताया भी जाता है कि आप ऐसे करिए। तो ट्रेनिंग का हिस्सा है, तो राजनीतिक दल राजनीतिक प्रशिक्षण पूरी देते हैं। तो कृपया मुझे बताएं कि बात समझ में आ गई या इस पर और कुछ बातें क्या समझाऊं, आगे बढ़ूं कि इसी पर क्या है जलेबी की तरह बातों को फिर से बताऊं। राजनीतिक दलों के संदर्भ में अगला जो डायमेंशन है वो अगला डायमेंशन यहां पर इस बात से क्या है जुड़ा हुआ है कि राजनीतिक दलों को मान्यता कैसे प्राप्त होती है और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल जो है वो कैसे गैर मान्यता प्राप्त जो राजनीतिक दल है उनसे कैसे भिन्न है। जो यहां पर जो स्थिति है उस स्थिति को क्या समझिए। तो यहां पर बच्चों मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि भारत जो है इसमें राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, ठीक है, मान्यता प्राप्त जो राजनीतिक दल हैं वो क्या है, इनको कहेंगे रिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी।
रिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड मान्यता प्राप्त। और इसीलिए आप इसको देखेंगे तो शॉर्ट में क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है RRP। ठीक है, फिर इसके साथ ही गैर मान्यता प्राप्त, पंजीकृत व गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, ये दो तरह के क्या है, राजनीतिक दल। मतलब भारत में जो निर्वाचन आदेश है वह चुनाव चिन्ह 1968 जो है उसके संदर्भ में क्या है। ठीक है, अब इसके साथ ही बच्चों मान्यता प्राप्त जो राजनीतिक दल हैं उनको हमेशा क्या होता है, निश्चित आरक्षित चुनाव चिन्ह क्या मिलता है। ऐसे राजनीतिक दलों को एक निश्चित व आरक्षित रिजर्व चुनाव चिन्ह मिलता है। और ये पूरे प्रदेश में और देश में अगर देखा जाए, अगर क्षेत्रीय स्तर का दल है तो पूरे प्रदेश में एक समान होगा, और अगर राष्ट्रीय स्तर का दल है तो पूरे देश में समान होगा। जैसे आम आदमी पार्टी को झाड़ू पूरे देश में मिलेगा क्योंकि राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल हो गया। तो इस तरह से क्या लालटेन आरजेडी को क्षेत्रीय राजनीतिक दल होने के नाते पूरे बिहार में क्या मिलेगा, मतलब आरजेडी के कैंडिडेट जो है उनको अलग अलग इलेक्शन सिंबल नहीं मिलेगा। ये जो गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल होते हैं, ये इनका आरक्षित चुनाव चिन्ह नहीं होता है, इनका कोई आरक्षित चुनाव चिन्ह क्या नहीं होता है। नामांकन करने के लिए एक प्रस्तावक की आवश्यकता होती है। केवल एक ही व्यक्ति प्रस्ताव करे, इसके आधार पर क्या है हो जाएगा। यहां पर क्या है बच्चों, एक से अधिक प्रस्तावक की आवश्यकता होती है, एक से अधिक प्रस्ताव की आवश्यकता होती है। इनको मतदाता सूची के 2 निःशुल्क सेट प्रदान किए जाते हैं। इनके लिए ऐसा कुछ नहीं होता, कोई निःशुल्क सेट नहीं मिलेगा। दूरदर्शन पर टेलीकास्ट, दूरदर्शन मतलब नेशनल मीडिया, दूरदर्शन पर टेलीकास्ट व आकाशवाणी में ब्रॉडकास्ट की निःशुल्क सुविधाएं क्या मिलती हैं। ठीक है, यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता, इनको समय मिलता है, निःशुल्क सुविधाएं मिलती हैं। फिर इसके साथ ही इनको 40 स्टार प्रचारक मिलते हैं। ठीक है, यहां पर अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल 40 स्टार प्रचारक मिलते हैं। जो गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल होते हैं इनको 20 स्टार प्रचारक क्या मिलते हैं, इनको 20 स्टार प्रचारक क्या मिलते हैं। स्टार प्रचारक क्या है भाई, स्टार प्रचारक क्या होते हैं। स्टार प्रचारकों का खर्च प्रत्याशी के चुनाव व्यय में शामिल नहीं होता है, जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर है उसमें शामिल नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर योगी जी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं और बिहार के इलेक्शन में कहीं पर भी हो जाएंगे तो जो भी उनका आने जाने का खर्चा होगा वो योगी जी मतलब बीजेपी पार्टी पर पड़ेगा, वो दरअसल क्या है इलेक्शन एक्सपेंडिचर कैंडिडेट का नहीं माना जाएगा। तो इससे क्या होता है, जो प्रत्याशी होता है उसको पार्टी से सपोर्ट ज्यादा क्या मिलता है। तो स्टार प्रचारकों का खर्च प्रत्याशी के चुनाव व्यय में शामिल नहीं होता है, इसलिए स्टार प्रचारकों का बहुत महत्व होता है। और कैंडिडेट्स बुलाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर स्वीटी कुमारी ने या ज्योति गुप्ता ने इलेक्शन लड़ा बिहार में, तो उनको स्टार प्रचारक जिस भी पार्टी से लड़ेंगे, स्टार प्रचारक जो आएंगे वो स्टार प्रचारक उनका खर्चा इनके व्यय में शामिल नहीं किया जाएगा। ये बात आपको समझ लेना है। फिर इसके साथ ही छठवीं बात यह है कि जो चुनाव व्यय होता है, मतलब यहाँ पर जो चुनाव तिथियां होती है, व्यय नहीं, चुनाव तिथियां, चुनाव नियमन में चुनाव आयोग के साथ परामर्श की भूमिका होती है।
मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से चुनाव आयोग पूछता है कि बताइए इलेक्शन कब हो कब नहीं हो, ये सब बातें हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। यह है बच्चों मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल। मान्यता जो होती है वो चुनाव आयोग के द्वारा दी जाती है। मान्यता दो तरह की होती है, राष्ट्रीय स्तर की और क्षेत्रीय स्तर की। लेकिन दोनों तरह की मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल में क्या अंतर होता है, मैंने आपको बताया। क्लियर है? लिख लिया आपने? क्या और कुछ बताऊं? ये मैंने 6 पॉइंट आपको बताए बच्चों। क्लियर है बच्चों? दूरदर्शन पर टेलीकास्ट और आकाशवाणी पर ब्रॉडकास्ट की निःशुल्क सुविधाएं मिलती है। मतदाता सूची के 2 सेट निःशुल्क मिलते हैं। मतदाता सूची के 2 निःशुल्क सेट मिलते हैं, मतलब जो भी विधायक और संसद सदस्य इलेक्शन लड़ते हैं, जो भी प्रत्याशी इलेक्शन लड़ता है, तो उसको पूरा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उसकी लिस्ट मिलती है। ठीक है? और कोई समझने में प्रॉब्लम? फिर से समझाने का जो कष्ट है, उस कष्ट के बजाय वीडियो को बाद में फिर से देखने का कष्ट अगर आप करेंगी तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक है? मतदाता सूची के 2 निःशुल्क सेट प्रदान किए जाते हैं। अब इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसके क्या समझाऊं, इसमें कौन सी ऐसी बात है जो कि किसी प्रत्याशी को, किसी कैंडिडेट को, जितने लोग वहां पर किसी क्षेत्र में मतदाता हैं, उन मतदाताओं का क्या है, पूरी लिस्ट क्या है दे दी जाती है, जिसका एक भी पैसा नहीं लगता है। एक भी पैसा क्या है, नहीं लगता है। मुझे डाउट है कि बीपीएससी मेंस में पढ़ा रहा हूं या क्या पढ़ा रहा हूं। राहुल जी से मुझे पूछना पड़ेगा कि किन किन बच्चों को बैठा देना है क्लास में। बच्चे भी गफलत में हैं और टीचर भी गफलत में आ जा रहा है। देखो, इसको बुरा मत मानना, बुरा हल्के फुल्के में कह रहा हूं कि बीपीएससी या यूपीएससी जो है ना, ये तैयारी, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली तैयारी नहीं है। चाहे यूपीएससी की तैयारी हो या बीपीएससी की तैयारी हो, इस तैयारी में आपको क्या है, एक तो क्या है कि ग्रेजुएशन लेवल मांगता है, स्नातक स्तर क्या है मांगता है। तो स्नातक स्तर मांगता है तो एटलीस्ट हम लोग उम्मीद करते हैं कि बच्चा एनसीईआरटी के लेवल का तो होगा ही होगा। एनसीईआरटी का जो लेवल है उस लेवल पर तो बात होगी। तो इसलिए ये भी बात है कि केवल और केवल क्लास में आकर बैठ जाने से, और बहुत क्या है, मतलब जिसमें कोई दम ना हो उस पर भी सवाल पूछने पर ये लगता है कि आप कैसे बीपीएससी के मेंस के क्वेश्चंस के लेवल पर टीचर जाकर बात कैसे करेगा, जब यहां पर क्या है कि एबीसीडी ही नहीं पता है तो एक्स वाई जेड की बात कैसे करें। अच्छा, बीपीएससी तो एक्स वाई जेड पर बात कर रहा है, बीपीएससी जो है वह क्या है, एक्स वाई जेड पर। भाई अगर कोई कक्षा 10 की लोकतांत्रिक राजनीति की एनसीईआरटी पढ़ ले, उसमें राजनीतिक दलों के बारे में दिया गया है, थोड़ा सा तो ये होना चाहिए। अब यहां पर दुख की बात यह है कि निःशुल्क सेट जो है, ये बात भी समझ में नहीं आ रही है कि मतदाता सूची के 2 निःशुल्क सेट दिए जाएंगे, ये बात अगर समझ में नहीं आ रही है, या तो धरती फटे मैं ही समझ आऊं, या फिर क्या है विद्यार्थी अपना स्टैंडर्ड अप कर ले। ये बहुत बड़ा एक क्रिटिकल मामला है। अब इतना ही करता हूं और इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ा अपने लेवल पर 9th 10th की एनसीईआरटी, क्योंकि एग्जाम ग्रेजुएशन लेवल का है, तो 9th 10th की एनसीईआरटी जो है उसको थोड़ा पढ़ें और मुंगेरी लाल के हसीन सपने से मुक्ति मिल जाएगी। ये जो यूपीएससी और बीपीएससी है, ये ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, तो बहुत क्या है, मन को भार या बहुत पहले से भी तैयारी करने को कोई फायदा नहीं है। जैसे आजकल कोचिंग एडमिशन तो दे देती है, लेकिन क्यों एडमिशन देती हैं उन बच्चों को, जैसे 11th स्टैंडर्ड के बच्चे, 12th स्टैंडर्ड के बच्चे, हम लोग दिल्ली में भी देखते हैं, मैं तो आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, दिल्ली में ऑफलाइन क्लास में देखते हैं बच्चे बैठे हुए, क्यों माता पिता ऐसा कर रहे हैं, इसका क्या पर्पस सॉल्व होगा, भगवान ही जानता है। ठीक है, बहुत ही क्या है, बहुत क्या है, ईश्वर ही जानता है कि इसका लाभ होगा या इसका नुकसान हो जाएगा। फिर दूसरी बात यह है कि आपकी जो स्नातक की पढ़ाई है, अगर यहां पर आपने ठीक से एग्जाम नहीं दिया है तो आगे चलकर बाकी एग्जाम में भी यहाँ पर क्या है चले जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, जिंदगी को ज्यादा गंभीरता से लेना भी ठीक नहीं है। आराम से एनसीईआरटी पढ़िए और एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ जो कुछ उस पर सोचिए, और सोचने के साथ साथ क्या है, कुछ चीजों को दोहराइए। दोहराने पर पहले वाले कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो बाद वाले भी कॉन्सेप्ट क्या क्लियर होंगे। मैंने यहाँ पर बच्चों को आपको बताया, इसमें बताने में मैं यहाँ तक राजनीतिक दलों के कार्य और इसकी बात की, मैं यहाँ पर 2023 का जो डेवलपमेंट है उसको मैंने नहीं बताया, जो भी चुनाव आयोग ने फैसला दिया है। चुनाव आयोग ने, आप जानते होंगे कि 3 राजनीतिक दल ऐसे थे जिनको राष्ट्रीय स्तर की मान्यता जो है उनकी समाप्त कर दी, और एक राजनीतिक दल ऐसा था जिसको राष्ट्रीय स्तर की मान्यता मिली। तो भारत में पहले 8 राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर के थे। अभी 2023 से 6 राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर के हो गए। तो 6 राजनीतिक दल जो राष्ट्रीय स्तर के हुए उसमें बीजेपी है, कांग्रेस है, बीएसपी है, ये सब क्या है, राष्ट्रीय स्तर के दल हैं। सीपीआई भी अपने राष्ट्रीय स्तर के दल को बचाने में सफल रही। एक नेशनल पीपुल्स पार्टी है जिसको 2019 में राष्ट्रीय स्तर के दल की मान्यता प्राप्त हुई थी, वह है, और इसमें नई जो एंट्री है वो आम आदमी पार्टी की है। तो बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, सीपीआईएम, नेशनल पीपुल्स पार्टी, आम आदमी पार्टी, इसको ये क्या है, ये जो राजनीतिक दल हैं इनको 6 नेशनल पार्टीज को, मतलब 6 पार्टीज को नेशनल रिकॉग्निशन कह दिया गया।
कुछ पार्टीज को नेशनल रिकॉग्निशन से हटा दिया गया। तो आपको यह समझना होगा कि स्टेट लेवल की पार्टी कौन होती है और नेशनल लेवल की पार्टी किस आधार पर दी जाती है। तो कल की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। और जाने अनजाने अगर किसी भी मेरी बात से किसी को दुख पहुंचा हो, तकलीफ हुई हो, तो इसके लिए मैं यही कह सकता हूं कि मैं एक बहुत ही वाजिब चीज आपको बता रहा हूं और उस वाजिब चीज का पालन करें। थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ें। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जो है इन कक्षाओं को आप ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं।